हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 का एमसीक्यू 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर 6 का नाम है वैश्वीकरण। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा शुरू से अंत तक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और चैप्टर 6 का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण यानी जितने भी दुनिया में देश हैं उन सभी देशों को आपस में जोड़ देना, एक वैश्विक गांव बना देना वैश्वीकरण कहलाता है ना। यानी जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, उसी प्रकार जो दुनिया में देश है दुनिया के देश को बॉर्डरलेस बना देना, बॉर्डर को क्या करना, समाप्त करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी अवरोध को कम करना वैश्वीकरण अंततः कहलाता है। तो ये नंबर है, कह रहा है वैश्वीकरण का वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होना वैश्वीकरण कहलाता है क्या? हाँ, एकदम होता है। पूंजी का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है, एकदम कहलाता है। प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है, हाँ। यानी जब कोई भी बॉर्डर ना हो, हम बेझिझक कोई भी तकनीक हो, कोई भी पूंजी हो, कोई भी वस्तु हो, जब एक देश से दूसरे देश आसानी से ला सकते हैं और अपने तकनीकों को दूसरे देश को दे सकते हैं तो उसे ही वैश्वीकरण ऐसी व्यवस्था को कहते हैं। यानी वैश्विक गांव के रूप में पूरी दुनिया बन जाती है। अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। कौन है? 5 मुख्य अंग हैं। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई, 1991 में लागू की गई। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या कमाना होता है? लाभ अर्जित करना होता है। अगला है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह का जो थम्स अप आता है ब्रांड, उसको किस अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोको कोला ने खरीद लिया। कौन खरीद लिया? कोको कोला ने खरीद लिया। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार जो है 1995 में था। उसके विश्व व्यापार के पहले एक संस्था था गैट। क्या था? गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यह दुनिया में व्यापार का संचालन करने का काम करता था, लेकिन 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई और गैट समाप्त हो गया। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। अगला है, इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, सैमसंग, टाटा मोटर्स, या इनमें से सभी? यह होना चाहिए कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ है? वैश्वीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, आधुनिक तकनीक की प्राप्ति हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो तीनों लाभ हुआ है भारत को, वैश्वीकरण से तीनों लाभ हुआ है। अगला है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया है। यानी LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, है ना। तीनों को शामिल किया गया है, तब जाकर क्या हुआ है? वैश्वीकरण हुआ है। अगला है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला है, अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी हाथों में सौंपना क्या कहलाता है? निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को निजी हाथों में सौंपना क्या कहलाता है? निजीकरण। जाहिर सी बात है, निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
अगला है वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम प्रगति देखी गई है? कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम तरक्की हुई है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे कम प्रगति देखी गई है। अगला क्वेश्चन, ग्राहक सेवा केंद्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ग्राहक सेवा केंद्र कॉल सेंटर्स किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र बन गया है? भारत का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य शहर बन गया है? तो बेंगलुरु। कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। अगला क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग का सबसे प्रमुख देश कौन सा है? आउटसोर्सिंग का सबसे प्रमुख देश भारत है। अगला है, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा है? वैश्वीकरण का नकारात्मक यानी गलत प्रभाव किस पर पड़ा है? तो छोटे कुटीर उद्योगों पर, सेवा क्षेत्र पर या बड़े उद्योगपति पर? तो छोटे एवं कुटीर उद्योगों पर बहुत अधिक वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगला है, विदेशी निवेश का क्या अर्थ है? विदेशी निवेश का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश, आम जनता का निवेश या बैंक द्वारा किया गया निवेश? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। यानी किसी विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसमें से कौन जो है भारत की कंपनी है जो मल्टीनेशनल है? तो नोकिया भारत की है? नहीं है। सैमसंग भारत की है? नहीं है। फोर्ड मोटर भारत की है क्या? नहीं है। तो बच गया एक ही, तो डाबर कहाँ की है? भारत की कंपनी है और पूरी दुनिया में छाई हुई है। वैश्वीकरण ने देशों को एक दूसरे से क्या किया है? दूर किया है, करीब लाया है, अलग किया है या कोई प्रभाव नहीं डाला है? तो वैश्वीकरण ने देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, एक दूसरे के करीब लाया है। अगला है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? पूरे विश्व में आर्थिक मंदी 1929 के में आई थी। निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? तो हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है विदेशी कंपनियां है, विदेशी कंपनी है। लेकिन टाटा कौन सी है? टाटा भारत की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, भारतीय ब्रांड है। अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने घटक या आधार स्तंभ माने गए हैं? वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने घटक या आधार स्तंभ माने गए हैं? तो वैश्वीकरण के 3 घटक माने गए हैं। कौन कौन? एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की नीति कब अपनाई गई थी? भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की नीति कब बनाई गई थी? तो जुलाई 1991 में। कब? यहाँ ऑप्शन देखिए, जुलाई 1991 में अपनाई गई थी। अगला है, उदारीकरण की नीति का क्या परिणाम हुआ? प्रतियोगिता में वृद्धि हुई क्या? विदेशी निवेश में वृद्धि हुई क्या? उपभोक्ताओं को लाभ हुआ क्या? तो हाँ, इनमें से सभी हुआ। उदारीकरण का तीनों लाभ हुआ। अगला है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? परिवहन का विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक। यानी कौन सा कारक जो है वैश्वीकरण को अधिक बढ़ावा दे रहा है? तो देखिए, घर घर तक विदेशी सूचनाएं पहुंच रही है, सूचना एवं संचार के प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से हो रहा है। अगला है, किस देश में श्रम कानूनों में ढील देना वैश्वीकरण का हिस्सा माना गया है? किस देश में श्रम कानूनों में ढील देना वैश्वीकरण का हिस्सा माना गया है? तो भारत में माना गया। भारत में यानी जो कानून थे भारत के पहले, उस कानून में क्या गया? छूट दी गई। तो विदेशी कंपनियां भारत में अपने पूंजी को लेकर, अपने कौशल को लेकर आए और यहाँ निवेश किए। तो कब किए? जब भारत ने अपनी नीतियों में क्या किया? छूट दिया, कानूनों में छूट दिया। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन कैसे नियंत्रित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन कैसे नियंत्रित करती है? स्थानीय कंपनियों को खरीद कर, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाकर, छोटे उत्पादों को ऑर्डर देकर, या इनमें से सभी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन कैसे नियंत्रित करती है? तो क्या कंपनियां खरीद लेती है? नहीं, स्थानीय कंपनियों के साथ क्या करती है? संयुक्त उपक्रम लगाती है, यानी ज्वाइंट वेंचर करती है। क्या ये हम लोग मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जो अपने देश में काम करने वाली जो कंपनियां होती है, उनको विदेशी कंपनियों का अनुभव मिलता है, पूंजी मिलता है, नए नए तकनीक मिलते हैं, और जिससे स्थानीय कंपनियों को भी लाभ होता है और विदेशी कंपनियों को भी लाभ होता है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो विश्व व्यापार संगठन में लगभग कितने सदस्य देश जुड़े हुए हैं? तो 164 जो देश हैं विश्व व्यापार WTO के सदस्य बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुआ, कृषि उत्पादकता में थोड़ी प्रगति हुई, रोजगार की तलाश में पलायन हुआ। बात सही है। तो वैश्वीकरण से विदेश के लोग भी जाने कि बिहार में बोध गया है, बिहार में अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ है, तो विदेशी लोग आते हैं यहाँ घूमने। कृषि उत्पादकता में थोड़ी प्रगति, नए नए तकनीकों का विकास हो, जैसे कृषि में प्रगति हुई। रोजगार की तलाश में देखिए आज बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं। तो इनमें सभी यानी तीनों प्रभाव क्या है बिहार पर पड़ा। अगला है, फेयर ट्रेड या न्याय संगत व्यापार किसके लिए अवसर प्रदान करता है? छोटे और गरीब उत्पादकों के लिए व्यापार प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन सभी जो है वैश्वीकरण के लिए उपयोगी है। जैसे आज हम घर बैठे विदेशों की सूचना, विदेशों की कल्चर, विदेशों के रीति रिवाज को अपना रहे हैं। कैसे? इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, है ना। अगला, इन्फोसिस किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कंपनी है, प्रसिद्ध भारतीय कंपनी है? तो इन्फोसिस जो है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रसिद्ध भारतीय कंपनी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध नियमों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध नियमों को निर्धारित करने के वाली संस्था कौन सी है? तो कौन है? WTO है। कौन है? WTO, विश्व व्यापार संगठन है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने भारतीय कंपनी परख फूड को खरीदा है? तो यह अमेरिका की कंपनी है। कारगिल फूड जो है अमेरिका की कंपनी के नाम है, उसने भारत के परख फूड को क्या किया? खरीद लिया। अगला है, वैश्वीकरण से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? वैश्वीकरण से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो उच्च आय वर्ग और उपभोक्ताओं को अधिक लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निवेश का अर्थ क्या होता है? तो निवेश का अर्थ होता है भूमि, भवन, मशीन आदि खरीदने में खर्च की गई पूंजी, यानी जो हम बचत करते हैं उसी बचत को हम लोग क्या करते हैं आगे खर्च करते हैं ताकि हमारी आय में और वृद्धि हो। अगला है, व्यापार अवरोधक के रूप में सरकार किसका उपयोग करती है? व्यापार अवरोधक यानी व्यापार को रोकने के लिए इंपोर्ट टैक्स लगाती है और कोटा लगाती है, यानी ए और बी दोनों। ये क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? तो मानिए आपका देश है ना, मानिए देश भारत है। कौन है? ये देश ए है भारत और बी दूसरी देश है, और यहाँ से कोई सामान यहाँ लाना है तो सरकार यहाँ पे क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी, ताकि बी वाला का सामान क्या हो जाएगा, यहाँ के सामान महंगा हो जाएगा और देश ए में वो सामान महंगा बिकने लगेगा। तो ये जो टैक्स सरकार लगाई इसे क्या कहते हैं? आयात कर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कर। और कोटा क्या कहते हैं? कोटा मतलब सरकार लगा देगी, मानिए कोई वस्तु है तो लगा देगी कि आप 100 कुंटल से ज़्यादा सामान यहाँ नहीं ला सकते, तो क्या होगा? कोटा हो गया, उससे ज़्यादा सामान नहीं आ सकता है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधक, ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। इसमें व्यापार करने में कठिनाई होती है। तो वैश्वीकरण ने क्या किया? इसी व्यापार बैरियर्स को, तो इसी ट्रेड बैरियर्स को क्या किया? हटाया या कम किया, तो लोग दूसरे देश, अन्य देशों में क्या किया? आसानी से व्यापार कर पाए। अगला है, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद व्यापार और निवेश पर अवरोधक क्यों लगाए थे? ताकि घरेलू उत्पाद को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए। क्यों लगाए थे भारत ने? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के एकदम अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत को एकदम शोषण करके रख दिया था अंग्रेजों ने, है ना। तो शोषण से बचने के लिए तो भारत, अगर उस समय भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देता तो पूरी विदेशी कंपनियां आकर भारत पर अपना फिर से आधिपत्य रहती है ना, पूरा व्यापारिक एकाधिकार विदेशी कंपनी को जाता। तो भारत सरकार ने कुछ सोचा कि क्यों ना हम अपने छोटे छोटे कंपनियां जो है, हमारी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को प्रोत्साहन दें ताकि वो प्रोडक्शन का काम करें। और जब भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ मजबूत कर लिया तब क्या किया? वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, तब विदेशी कंपनियों को आपने यहाँ बुलाया ताकि अपनी कंपनियां भी रहे और विदेशी कंपनियां भी अस्तित्व में रहे, अपनी कंपनी का अस्तित्व भी बना रहे। अगला है, निजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो निजीकरण का अर्थ होता है सरकारी स्वामित्व को निजी हाथों में सौंप देना, निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिला है? वैश्वीकरण के दौर में वस्तुओं की कीमत अधिक विकल्प है,
कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता है, उच्च जीवन स्तर है। तो वस्तुओं का अधिक विकल्प है, यानी बात सही है। हम कोई एक चीज़ खरीदने जाना है तो हमको बाजार में हज़ारों उसके चॉइस मिलेंगे, हम ये नहीं खरीदेंगे दूसरा कर देंगे चॉइस, यानी चूज़ करने का अधिकार मिला है। उच्च कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता, यानी जब कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बड़ा है तो दाम भी कम है और सामान भी अच्छे मिल रहे हैं। उच्च जीवन स्तर, इससे लोगों के जीवन स्तर में क्या हुआ है, सुधार आया है। तो उपयुक्त सभी वैश्वीकरण के तीनों लाभ हैं। अगला है रैनबैक्सी भारत की किस क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो रैनबैक्सी भारत की दवा के क्षेत्र में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संयुक्त प्रयास से क्या किया गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को सुमित रूप में एलपीजी कहा गया। क्या कहा गया? एलपीजी नीति कहा गया। अगला है फोर्ड मोटर्स किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर्स अमेरिका की कंपनी है। अगला है डब्ल्यूटीओ का मुख्य काम क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, देशों के बीच युद्ध को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना, वित्तीय लोन देना, ये सब नहीं है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहे हैं उसको उदार बना, आसान बनाना डब्ल्यूटीओ का काम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला है वैश्वीकरण से किस प्रकार की असमानता बढ़ने की आशंका रहती है? अमीर और गरीब के बीच, विकसित और विकासशील देशों के बीच, दोनों या कोई नहीं? तो अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ने की चांस रहती है और विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ने की चांस रहती है। क्यों? क्योंकि विकसित देश अपने वस्तुओं को विकासशील देशों में ले जाकर डंप कर देंगे और जब यहाँ का सामान, बना हुआ सामान जिस भी में विकासशील देश में चला जाएगा तो इससे क्या होगा? यहाँ की जो कंपनियां हैं, यहाँ की कंपनियां चौपट हो जाएगी, जिससे असमानता बना ही रहेगा। अगला है इंटरनेट के आने से किस क्षेत्र में क्रांति आ गई है? संचार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या सभी क्षेत्र में? तो सभी क्षेत्र में। जैसे संचार, आपके हाथ में जो मोबाइल जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं वह किसका देन है? इंटरनेट का ही देन है। बैंकिंग दे रहे हैं, एटीएम कार्ड, फोन पे यूज कर रहे हैं, सब एटीएम इंटरनेट के देन है। शिक्षा, जो आप क्लास देख रहे हैं अभी, शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो इंटरनेट ने इन तीनों क्षेत्रों में क्या लिया? क्रांति ला दी है। अगला है इनमें से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र का हिस्सा है जो वैश्वीकरण से तेजी से फैला है? ई कॉमर्स, बैंकिंग और बीमा कौन सी सेवा क्षेत्र है जो वैश्वीकरण तेजी से फैला है? तो तीनों जो है बहुत तेजी से वैश्वीकरण के कारण फैला है। अगला है वैश्वीकरण के दौर में भारत में किस विदेशी कंपनी ने सबसे ज्यादा निवेश ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया है? फोर्ड मोटर्स ने, सुजुकी मोटर्स ने, हुंडई ने, या इनमें से सभी ने? सभी ने क्या किया? निवेश किया है। अगला है वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब और किसने किया था? आर्थिक संदर्भ में व्यापक रूप से प्रचलित है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो थियोडोर लेविट ने किया था। कौन सा? थियोडोर लेविट ने किया था, है ना। तो 1983 में वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन किए होंगे। अगर नहीं किया तो वीडियो को रोककर आप क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और एग्जाम के समय आपको आसान रिवाइज करने में क्या होगी? आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में लीजिए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक आपसे अपील जो मैं रोज़ करता हूँ, समाज को बदलने की एक नई शुरुआत करते हैं, समाज को नशा मुक्त बनाते हैं और समाज को एक सफल और योग्य समाज निर्माण की ओर हम लोग अपने कदम बढ़ाते हैं। तो इस कड़ी में क्या करना है हमको? अगर कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई नागरिक भारत का अगर जिसे आप समझा सकते हैं, अगर वो नशा करता है तो उसको आप मना कर सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई तुम नशा मत करो, यह तुम्हारे सेहत के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक होने वाला है। जो तुम्हारी लाइफ बची हुई है, अगर इस नशा छोड़ देगो तो तुम्हारी लाइफ जो है क्या होगा? और बेहतर हो सकता है ना। तो आजकल तो कई प्रकार के लोग नशा कर रहे हैं, तो ये समाज के परिवर्तन में एक अच्छा कदम हो सकता है। तो आप लोग जितना आप लोग से हो सके इतना इस काम को कीजिएगा। मैं तो आप लोगों को जागरूक कर ही रहा हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।